काम करते हैं अब बिग मार्केट वॉइसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में इस समय ट्रेड्स थोड़े लिमिटेड ही हैं। और पर जरा मार्केट का रुख समझ लेते हैं। नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये जो फिच ने, क्योंकि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी, जो फिच ने रेटिंग घटाई यूएस की, काफ़ी वैसे तो बोल्ड कॉल है, लेकिन क्या इससे जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में एक रिस्क ऑन रैली चल रही है उस पर ब्रेक लगेगा? क्या इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा आपके हिसाब से, या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? मुझे लगता है कि जिस तरह से अपना मार्केट इस साल और पिछले करीबन मुझे लगता है 8 या 9 महीनों में जो तेजी आई है अपने मार्केट में, इट हैज बीन लेड मोस्टली बाय फॉरेनर्स। अब आप देखिए कि पिछले अप्रैल से, इन पर्टिकुलर अप्रैल से जो तेजी आई है वो फॉरेन फ्लो से आई है। और ईयर टू डेट अपना टोटल करीबन 1,27,000 करोड़ का निवेश हुआ है फ्रॉम एफपीआईज। जो अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस है वहां पे करीबन 10 बिलियन या 82,000 करोड़ का टोटल निवेश हुआ है। तो आज की तारीख में जो अपना मार्केट जिस तरह से चला है, इट इज बीन ड्रिवन लार्जली बाय फॉरेन फ्लोज। और जो रेटिंग की जो आप बात कर रहे हैं अमेरिका में, तो ये मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कि आज और आने वाले हफ्ते में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूएस मार्केट्स पे। और जो यूएस मार्केट इसको इग्नोर करता है या उसको उनको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एक एक नॉच कम किया है, लेकिन जो वहां इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए उसकी वजह से। ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो रही है गौतम जी, पिछले एक महीने में, ऑब्वियसली थोड़ा सा हमारा टाइम होराइजन में थोड़ा सा लिमिटेड रख रहा हूँ, लेकिन मार्केट में थोड़ी लीडरशिप की कमी दिख रही है। आईटी चल नहीं रहा, नंबर्स मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन नंबर्स खराब रहे हैं। बैंकों में थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि ये पीक एनआईएम क्वार्टर जा चुका है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इतने अच्छे अच्छे नंबर्स के बाद भी ये स्टॉक चले नहीं बिल्कुल भी। ये आपके हिसाब से क्या कुछ टाइम रहेगा लीडरशिप क्राइसिस, या फिर लीडरशिप कहाँ से इमर्ज होगी, फ्रेश लीडरशिप? आपका सवाल एक्चुअली एग्जैक्टली सही है, क्योंकि लार्ज कैप्स में लीडरशिप यू आर नॉट एबल टू फाइंड। लेकिन आप देखिए कि जो जिस तरह से मार्केट का ब्रॉड बेसिंग हुआ है और मिड एंड स्मॉल कैप्स जो चले हैं, तो ये भी मुझे कहना चाहिए कि जून तक के जो आंकड़े आए हैं मेरे पास, जो एनएससी हर महीने रिलीज करता है, उसमें पिछले 4 महीनों में, जून तक की बात कर रहा हूँ, जून एंड तक की बात कर रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स का नेट एक्चुअली दे हैव बीन सेलर्स। 21,000 करोड़ का उनका नेट सेलिंग हुआ है पिछले 4 महीनों में। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जब रिटेलर सेलर है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ जो मिड और स्मॉल कैप फंड्स है उन्होंने इनफ्लोज भी बंद कर दिए कि भाई मार्केट ज्यादा ही बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप जो आएगा, तो मुझे लगता है विल कम फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो फिलहाल उनका जो कोर बिजनेस है वो O2C बिजनेस वो अंडर प्रेशर है। लेकिन मुझे लगता है कि बाय एंड ऑफ द ईयर दैट सिनेरियो विल चेंज और लीडरशिप आएगी तो रिलायंस से ही आएगी, क्योंकि वहां पे भी काफी वैल्यू अनलॉकिंग अभी बाकी है। ओके गौतम जी, नमस्कार। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मैं आपकी कुछ जो इंडिविजुअल बेट्स थी उन पर बातचीत करना चाहूँगा। स्पेशली मिड कैप्स में आपने जो बेट्स थे बहुत अच्छा करके गई। सफायर फूड, और ये एक बहुत अच्छा, अगर आप देखें, आपका पिक था सर, और बच्चा पैसा बना के दिया इसने। लैंडमार्क कार्स, ये जो अर्बन प्ले था जिस पर आपने फोकस किया था सर, अभी इनको आप होल्ड कर रहे हैं, यहाँ से आगे व्यू क्या है? और मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट इंटरेक्शन में आपने एक मायूसी जताई थी कि वी मिस्ड इंडियन होटल्स। क्या कोई होटल स्टॉक जोड़ा क्या है इसके एवज में? नहीं जोड़ा, क्योंकि जब 80 या 90 रुपए का स्टॉक 400 हो जाता है तभी तो डर लगता है खरीदने के लिए, और हिम्मत नहीं है खरीदने के लिए। लेकिन आप पहले जो स्टॉक्स की आपने जो जिक्र किया, सैफायर फूड्स और लैंडमार्क कार्स, तो सैफायर हमने खरीदा क्योंकि हमको अर्बन प्ले चाहिए था, अर्बन कंजम्पशन प्ले चाहिए था। और जितनी भी जो 5 कंपनियां लिस्टेड है, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स की जो कंपनी है, वेस्ट लाइफ फूड वर्क्स, जुबिलेंट फूड वर्क्स है, और फिर देवयानी इंटरनेशनल, ये और
पांचवी ऑफ कोर्स इज सैफायर फूड्स। तो ये पांचों कंपनीज में सैफायर फूड्स का वैल्यूएशन सबसे कम था। तो हमने वो हिसाब से लिया कि भाई एक तो वैल्यूएशन कम है, दूसरा सैफायर फूड्स में हमने ये देखा कि जो उनके पहले के हिस्टोरिकल लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स रहे थे वो अभी उनको कम कर रहे थे, और वहां पे रेंट का सेविंग आएगा और पर स्टोर पर सीट पे सेल्स विल इंप्रूव। तो वो हिसाब से हमने सैफायर लिया था। और लैंडमार्क कार्स की जो आप बात कर रहे हैं कि इट इज एन ऑल्टरनेटिव, मेरा ये मानना है कि इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू मारुति। आज की तारीख में जो लैंडमार्क्स की जो OEMs है, मर्सिडीज बेंज, होंडा मोटर्स, फोक्सवैगन, रेनो और BYD और जीप, ये कंपनियां इंडिया में कभी लिस्ट नहीं होने वाली है, अब लगता तो नहीं है अब तक। तो व्हाट इज द वे टू प्ले द प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट? तो एक ही लिस्टेड कंपनी है जो ऑटो डीलरशिप में है और वो है लैंडमार्क कार्स। तो वो हिसाब से हमने खरीदा था, और उस वहां पे मैनेजमेंट मतलब इज लिटरली टॉप नॉच। तो वो हिसाब से मैनेजमेंट, प्रमोटर और उसकी जो पूरी टीम है इज फैंटास्टिक। सो एज अ रिजल्ट वी बॉट लैंडमार्क कार्स आल्सो। अच्छा सर, आपका व्यू मैं बैंकों पे जरूर चाहूँगा। सर आपकी जो 2-3 स्क्रिप्ट्स थी उन्होंने इतना अच्छा किया। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक, और आपका हमेशा ये तर्क रहा है कि मेरा झुकाव जो है वो निजी बैंकों की तरफ है। IDFC फर्स्ट बैंक वाकई आपका एक बहुत अच्छा कॉल था। यहाँ पे अब प्रॉफिट्स को आप लोग कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएशंस थोड़े से अब जो इनके एक रीजनेबल पैरामीटर्स हैं उनसे ऊपर हैं, ओवरबॉट हैं, अब आप प्राइवेट बैंक्स में कर क्या रहे हैं सर इतने बड़े एक स्विंग के बाद? आपका सवाल सही है। वैसे हमने IDFC फर्स्ट बैंक कभी नहीं खरीदा था, हमने IDFC लिमिटेड खरीदा था जो डिस्काउंट पे था, और आपको मालूम है करीबन 38% तक की का शेयर होल्डिंग IDFC फर्स्ट बैंक का IDFC लिमिटेड में था। तो वो अभी स्वैप रेशियो भी अनाउंस हो चुका है, मर्जर होने वाला है दोनों कंपनियों का। और नाउ मतलब जब भी ये मर्जर कंप्लीट होगा उसके बाद हमको IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स मिलेंगे, IDFC लिमिटेड के शेयर्स विल बी एक्सटिंग्विश्ड। तो वो हिसाब से देखें कि वी हैव प्लेड द आर्बिट्राज, जो हमें लगा कि आज नहीं तो कल ये डिस्काउंट क्लोज हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा, और दैट ट्रेड हैज वर्कड आउट वेरी वेल फॉर अस। सो दैट इज वन। दूसरा जो आपने पूछा अबाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आज की तारीख में आप देखिए कि जून के जो आंकड़े आए हमारे पास, करीबन 16.5% नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ हुआ है। उसमें ऑफकोर्स रिटेल का बड़ा पोर्शन है, पर फिर भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमने पहले से वी हैव प्रिफर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और दूसरा भी आप देखिए उनके जो नंबर्स, जो अब तक के आंकड़े आए रिजल्ट्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, जो बड़ी बैंक्स है उन ऑन एन एग्रीगेट बेसिस आप देखिए तो 27% उनका नेट इनकम ग्रोथ आया है। PPOP विच इज प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, वो करीबन 34% आया है, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन 38%। तो सभी तरह से आप जो बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल, लेकिन अनुज का जो कमेंट था कि इसके बावजूद भी ये स्टॉक्स कुछ खास चले नहीं है रिजल्ट्स के बाद, मुझे लगता है कि ये भी चलेंगे, और आने वाले 12 से 24 महीनों तक मुझे लगता है कि बैंकिंग विल बी अ वेरी सेफ सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। ओके, बैंकिंग। अच्छा, ऑटोज में क्या व्यू है आपका? एक क्लियर दो तीन स्टॉक्स ने एडवांटेज ले रखी है यहाँ पर। अशोक लेलैंड CV स्पेस में, एस्कॉर्ट्स कुबोटा ट्रैक्टर स्पेस में, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपकी SUV स्पेस में, और TVS मोटर टू व्हीलर्स में, बाइक्स में। आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर, और कोई प्रेफर्ड आइडियाज यहाँ पर? मुझे लगता है ये पूरा क्षेत्र आज की तारीख में पूरा ऑटो, अगेन इट इज नॉट गुड टू जनरलाइज कि पूरा ऑटो, क्योंकि टू व्हीलर का ऑडियंस अलग है, फोर व्हीलर का ऑडियंस अलग है, और ऑफकोर्स ट्रक्स का ऑडियंस अलग है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है कि यहाँ से बढ़ेंगे नहीं ज्यादातर, और जो ये मायना जो हम रखें कि इंटरेस्ट रेट्स हैव नियरली पिक्ड आउट, मे बी शायद 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ सकें, बट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि फोर व्हीलर्स विल डू वेरी वेल, नंबर वन। नंबर टू, जहां तक रही बात टू व्हीलर्स की, TVS में जो पिछले करीबन 3 सालों में जो
स्टॉक प्राइस मूवमेंट आया है, आई थिंक इट इज टाइम टू रीलुक एट नाउ अ बजाज एंड मे बी इवन अ हीरो। तो लेकिन अगेन ये मॉनसून जब तक खत्म ना होए आइडिया आएगा नहीं कि रूरल स्पेंडिंग, रूरल इनकम वगैरह कैसा रहेगा, जिसमें ऑफ कोर्स टू व्हीलर्स का ज्यादा डिमांड वहीं से आता है। तो मुझे लगता है कि वी आर एज सच पॉजिटिव ऑन द टू व्हीलर्स, सॉरी ऑन द ऑटो सेक्टर। फार्मा में क्या भी हुआ इस समय गौतम, क्योंकि एक बड़ा कमबैक आया फार्मा स्टॉक्स में और सभी स्टॉक्स ने लीड किया, और इस बार तो कमेंट्री भी अच्छी रही है कंपनियों की कि यूएस में भी जो प्राइसिंग प्रेशर था वो शायद कम हुआ है थोड़ा सा। इवन यूएस एफडीए ने भी थोड़ा सा एक लग रहा है कि थोड़ा नरम रुख अपनाया है पिछले कुछ महीनों में। मुझे लगता है कि हमने तो हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मा स्टॉक है, लेकिन हमने अब तक तो वो सेक्टर में कुछ बड़ा निवेश नहीं किया है, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। और जो आपने कहा वो सही है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और मार्केट को भी सरप्राइज मिला है कि इनके रिजल्ट्स अच्छे आने लगे। तो हम ये सेक्टर अभी स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास एज आई सेड एक ही फार्मा कंपनी है। अच्छा सर, आपने अपने प्रीवियस कमेंट्स में कई बार रियल एस्टेट पर, क्योंकि आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया कि रेट्स हाल फिलहाल में या फिर अब यहाँ से आपको और मजबूत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रियल एस्टेट में पैसा बना भी, आपने अपने प्रीवियस कमेंट से मुझे याद अच्छी तरीके से पॉलीकैब का जिक्र किया था, मीन द बेस्ट प्राइस परफॉर्मर सो फार इन रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स का जिक्र किया था, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का जिक्र किया था। यहाँ पे अब लोग आप क्या कर रहे हैं? आई मीन रियल एस्टेट पे एक्सपोजर है आपका या ले रहे हैं, या फिर रियल एस्टेट एंसिलरी पे, और ये जो होम इक्विपमेंट्स वाली कंपनियां हैं इन पे क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? रियल एस्टेट हमने कुछ निवेश नहीं किया है अब तक, और शायद अभी मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू रीलुक एट इट। कुछ कंपनीज के जो रिजल्ट आए वो इतने खास नहीं रहे, जो पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये स्पेस इज एक्साइटिंग, क्योंकि जो लोगों ने मुझे जहां तक हमें लगता है कि जो जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में जो नफा किया है वो जरूर रियल एस्टेट में जाएगा, आज नहीं तो कल। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का जो करीबन 8 साल से जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, वो अभी सेक्टर पूरा 180 डिग्री टर्न हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। आप रियल एस्टेट खरीद सकते हो डायरेक्टली कंपनीज को, या द अदर वे टू लुक एट इट इज बाइंग सीमेंट। करीबन 60-65% सीमेंट का कंजम्पशन रियल एस्टेट सेक्टर में जाता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आप सीमेंट को भी देखें तो बेहतर रहेगा। दैट इज आवर व्यू ऑन रियल एस्टेट। ओके अच्छा सर, मुझे याद अच्छी तरीके से जो आपका लास्ट इंटरेक्शन मेरे साथ हुआ था, उसमें आपने सबसे पहली चीज़ जो कि इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव बोली थी, वो था कि फ्लो टुवर्ड्स इंडिया विल कंटिन्यू। आपने इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना की प्लेसमेंट, आपने कोरिया की प्लेसमेंट, आपने ताइवान की प्लेसमेंट, बहुत खूबसूरती से प्लेसमेंट समझाई थी वो। अभी जो ये फिच का इंसिडेंट हुआ, या फिर यूएस में रेट हाइक की क्रम में पॉज ना होना, सितंबर में एक और हाइक होने की पॉसिबिलिटीज, आपके उस व्यू में कोई चेंज आया है? आपने कहा था कि अभी तो हमें चौथे पायदान पे इमर्जिंग मार्केट्स में या फिर एशिया में अभी तक पैसा मिला है, अभी और मिलेगा। क्या उस व्यू में कोई चेंज आया है आपके? नहीं, व्यू में कोई चेंज नहीं आया, और हम काफी एफआईआई इन्वेस्टर्स से नॉर्मली बातचीत करते रहते हैं, और उनके हिसाब से भी अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुझे लगता है कि पैसा जिस तरह से इंडिया में आ रहा है वो लगातार रहेगा, उसमें देयर इज नो चेंज। गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एस्कॉर्ट्स के मैनेजमेंट से बात करेंगे।